नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा आपके बीएड सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर है। आपके उस पेपर के थर्ड यूनिट के कुछ टॉपिक्स हमारे रह रहे थे बीच में, जो मैंने आपको बोला था कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बाद में हम इनको कराएंगे। तो अब मैं ये टॉपिक्स आपको लेकर आई हूँ। डेली आपको जो है इन टॉपिक्स पर एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो इनक्लूसिव एजुकेशन है उसका आपके थर्ड यूनिट रह रही है, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन का ISD के बारे में। आपके जो भी नोट्स होंगे बाइलिंगुअल होगी, क्लासेस भी बाइलिंगुअल होगी। आप देख सकते हैं वीडियो में एक साइड आपका इंग्लिश चलता रहेगा और दूसरे साइड आपका हिंदी चलता रहेगा। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इधर देखिए और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में देखिए। ठीक है, तो दोनों के लिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लासेस है बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम जो 2020 में होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपका टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि अनुदेशनात्मक डिज़ाइन भी हम इसको कह सकते हैं, अनुदेशनात्मक प्रारूप भी हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम से हम मतलब पता लगा पा रहे हैं। सिंपल एक अर्थ इसका मैं बता देती हूँ। अनुदेशनात्मक प्रारूप या अनुदेशनात्मक डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मतलब एक ऐसा डिज़ाइन हम बनाते हैं, एक ऐसा परफॉर्मा हम बना लेते हैं, एक ऐसा हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क हम बना लेते हैं जिसमें हम अनुदेशन करने का पूरा मेथड्स जो है हम उसमें लिख कर रखते हैं। एक बेहतर तरीके से हम कैसे बच्चों को अनुदेशन दे सकते हैं, अनुदेशन यानी कि टीचिंग से आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे बेहतर तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसका ये पूरा का पूरा डिज़ाइन होता है, फ्रेमवर्क उसको हम कहते हैं कि हर एक बच्चे को बेहतर से बेहतर किस तरह से हम अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम बेहतर से बेहतर अनुदेशन जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे सकते हैं। उसका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। ये जो प्रोग्राम होता है ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यानी कि टीचिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। मतलब थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISD। ठीक है, इज द प्रैक्टिस ऑफ, ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है किस चीज़ का, सिस्टमेटिकली डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंसेस। जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे मेथड्स हैं इंस्ट्रक्शन करने के, अनुदेशन देने के, अधिगम कराने के, टीचिंग देने के, जो हमारे मेथड्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उनको डिज़ाइन करना। यानी कि पहले तो हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से हम लेकर चलेंगे, किस तरह से हम टीचिंग करेंगे, क्या क्या हमारे स्टेप्स होंगे, उसको डेवलप करते हैं। हमने जो भी डिज़ाइन बनाया उस डिज़ाइन को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, यानी कि उसको डिलीवर कर देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। आगे चलकर हम धीरे धीरे जब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे तो ये आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन यानी कि अनुदेशनात्मक जो आपका प्रारूप होता है, ये ऐसा प्रारूप है जो कि हमारे अनुभवों को और जो अनुदेशन के तरीके हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और उसको डिलीवर करता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस कंसिस्ट ब्रॉडली ऑफ, जो ये प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रक्रिया है डिज़ाइन को बनाने की, डेवलप करने की, डिलीवर करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं, क्या क्या पद शामिल है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है डिटरमाइनिंग द स्टेट एंड नीड्स ऑफ द लर्नर्स। जो हमारे लर्नर्स हैं यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं, उनकी नीड्स का ध्यान को हम
पता लगाते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, मतलब हम बच्चों की ज़रूरतों का पता लगाते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, इन चीज़ों का पता लगाना सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसमें शामिल होता है आपके पूरे प्रोसेस में, कि हमें ज़रूरी होता है अगर हमें बच्चों को इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाना है, ठीक है, अच्छी तरीके से एजुकेशन देनी है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की ज़रूरत को जानें कि बच्चे की ज़रूरत क्या है और बच्चे की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। स्थिति में ये भी आ जाता है कि वह बच्चा पढ़ने की स्थिति में है कि नहीं है, या बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सेकेंड है डिफाइनिंग द एंड गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारे इंस्ट्रक्शन का एंड गोल क्या है, मतलब हम इंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, हम अनुदेशन दे रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे हमारा एंड गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी टीचर, आप क्लास में जाइए, तो क्लास में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपके क्लास में जाने का क्या उद्देश्य है, यानी कि आज आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट कराना है, कौन सा टॉपिक आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो उद्देश्य होता है। उस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य होता है। जैसे कि मैथ्स का ही हम ले लेते हैं, मैथ्स का कोई टॉपिक आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का हम ले लेते हैं, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के पीछे हमारा यह उद्देश्य होता है कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनकी समझ बन सके, बच्चों में बच्चे उनसे रिलेटेड सवालों को सोल्व कर सके, ये हमारा उद्देश्य होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें है कि हम कुछ भी, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट का हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी कि कुछ पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है ये हमें पता होना चाहिए। एंड क्रिएटिंग सम इंटरवेंशन टू असिस्ट इन द ट्रांजिशन। जो है ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि जो संचार हो रहा है, हम जो टीचर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो लर्नर्स होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को लेते हैं। जो ये लर्नर्स और टीचर के बीच में संचार हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें कुछ क्रिएटिव इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी कि कुछ अच्छी तरीके से क्रिएटिवली जो है हस्तक्षेप होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो भी हमारा संचार हो रहा है इसमें किसी ना किसी तरह से अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे में इंटरवेंशन होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि जो आपका टीचिंग मेथड्स है ये इफेक्टिव बन सके, एंगेजिंग बन सके, एफिशिएंट बन सके, अपीलिंग बन सके बच्चों के लिए। तो ये था आपका डेफिनेशन। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अनुदेशनात्मक डिज़ाइन की क्या विशेषताएं होती हैं और इसकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एज अ प्रोसेस, मतलब जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, अनुदेशनात्मक डिज़ाइन है आपका, ये एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। ठीक है, प्रक्रिया अभी आपने देखी, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पूरा का पूरा अपना जो ब्लूप्रिंट होता है माइंड में, आप ब्लूप्रिंट एक तरह से कह सकते हैं, हम ब्लूप्रिंट का डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस के रूप में भी इसको लिया जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एज अ प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? एनालिसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स एंड गोल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ डिलीवरी सिस्टम टू मीट दोज नीड्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लर्नर्स की, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की ज़रूरत और उनके उद्देश्यों को का पता लगाते हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सिस्टम तैयार करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हमने पहले ज़रूरतों को जानते हैं कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, और उन ज़रूरतों को जो पूरा कर सके ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एज अ डिसिप्लिन। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को एक सब्जेक्ट की तरह, एक विषय की तरह भी लिया जाता है, एक डिसिप्लिन की तरह भी लिया जाता है। विषय आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे डिसिप्लिन ही, वर्ड यहाँ पर डिसिप्लिन ही यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर समझने के लिए आप देख लीजिए कि डिसिप्लिन को आप सब्जेक्ट की तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है यानी कि अनुदेशनात्मक डिज़ाइन है, इसको एक डिसिप्लिन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। कैसे? इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज की वो ब्रांच है, नॉलेज की, ज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम रिसर्च और थ्योरी के बारे में जानते हैं। रिसर्च किस चीज़ की होती है? रिसर्च होती है कि वो बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, हम उसको कैसा पूरा कर सकते हैं, हम उनकी नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, हम कौन सा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इन सब की रिसर्च होती है, इन सब की थ्योरीज लिखी जाती है। तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम ले लेते हैं, एक डिसिप्लिन के रूप में भी हम ले लेते हैं, जो कि एक नॉलेज की ब्रांच के रूप में हम इसको मानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को और डिसिप्लिन के रूप में भी। थर्ड है कि द टर्म इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। जो ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टर्म है आपकी, ये एक सिस्टमेटिक और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस को रेफर करती है, यानी कि एक चिंतनशील और व्यवस्थित प्रक्रिया को दर्शाती है। प्रोसेस किस चीज़ की? ट्रांसलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन इनटू प्लान्स फॉर द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एक्टिविटी इंफॉर्मेशन एट द। ये एक व्यवस्थित और चिंतनशील प्रक्रिया है जो कि शिक्षण सामग्री के सिद्धांतों को बताती है, यानी कि कोई भी बच्चा कैसे सीखता है उसके पीछे जो थ्योरी होती है, ठीक है, उन थ्योरीज के बारे में ये बताती है। तो यहाँ पर ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स देख लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अनुदेशनात्मक डिज़ाइन के सिद्धांत क्या क्या है? हर चीज़ का अपना प्रिंसिपल होता है, अपने सिद्धांत होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अनुदेशनात्मक सिद्धांत के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे फर्स्ट है इक्विटी, यानी कि जो भी प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं, उसमें इक्विटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी कि सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। इक्वल बच्चों को एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अवसर सिर्फ और सिर्फ इसी बच्चे को मिलेगा, इस बच्चे को नहीं मिलेगा। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ी है। इंक्लूसिव एजुकेशन में पूरी बुक में हम यही बात करते हैं कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे मतलब अधिगम बाधित बालक हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको किसी ना किसी तरीके से अधिगम करने में, लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं, या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो बच्चे में, या विजुअल इम्पेयरमेंट हो, किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी अगर बच्चे में है, तो भी उसको मेन स्ट्रीमिंग में नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ बिल्कुल इक्वल एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए। पूरी बुक में हम यही बात करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात कही है कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो उसमें इक्विटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों पर ही काम करे, डिसेबल्ड बच्चों पर वो काम ना करें, ठीक है। तो इक्विटी का प्रिंसिपल इसमें होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, यानी कि पहुंच क्षमता, जो भी डिज़ाइन हम बनाए वो सबके लिए इजीली एक्सेस होना चाहिए। जैसे मतलब ये है कि जो भी डिज़ाइन बन रहा है वो हर एक बच्चे तक एकदम पहुंच जाना चाहिए। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई दवाई बनी, कोई मेडिसिन बनी, यहाँ हम कोरोना का ही ले लेते हैं, जैसे कि कोरोना वैक्सीन बनेगी, या कुछ जगह शायद बन भी चुकी है, कुछ न्यूज़ आई है, सही है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ न्यूज़ आई है कि कहीं कहीं जगह जो वैक्सीन है उसके ट्रायल चल रहे हैं, और कहीं कहीं ट्रायल पूरे हो भी चुके हैं, और जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। तो वैक्सीन जब आएगी तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो वैक्सीन है ये नॉर्मल लोगों के तक, आम जनता जो है, जो गरीब है, हर एक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाए। हर एक व्यक्ति, अगर किसी को आज वो वैक्सीन चाहिए तो वो तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी स्टोर पर जाए, मेडिकल स्टोर पर, और तुरंत वो वैक्सीन ले ले। तो उसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, यानी कि इजीली वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही है वो दवाई। तो यहाँ पर भी यही है, जो भी हम एजुकेशन का प्रोग्राम बनाए, जो भी हम सिस्टम बनाए, वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। जैसे अभी आपकी एनपी ही बनी है, ठीक है, एनपी बन तो गई है, पास भी हो गई है, ऊपर से अभी थोड़ा सा प्रोसेस में आने के लिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि हर बच्चे के तक पहुंचने में उसमें अभी कुछ साल लगेंगे। धीरे धीरे वो जो पॉलिसी है वो डेवलप होगी, और कुछ सालों में वो नॉर्मल बच्चों के लिए, हर एक नॉर्मल जो हमारी आम जनता है उस तक एक्सेसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए, मुखर होनी चाहिए। जो भी सिस्टम हो बिल्कुल एक स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। जो भी हमारी नीड्स हैं, जो लर्नर्स की नीड्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके अनुरूप होना चाहिए, उनसे अलग नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिना किसी घुमाव के। बिल्कुल एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जो कंसिस्टेंट हो। सपोर्टिव होनी चाहिए, यानी कि लर्नर के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करे, ऐसे सिस्टम होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का यहाँ मतलब है कि जैसी ज़रूरत हो, जहाँ पर जितनी जैसी ज़रूरत हो वहाँ पर एडजस्ट हो, वो जो प्रोग्राम है वो एडजस्ट हो सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक लाइव क्लास रखी, मान लीजिए मैंने एक लाइव क्लास रखी और लाइव क्लास का टाइम रख दिया रात के 12 बजे।
अब रात के 12 बजे स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन नहीं आ सकते, स्टूडेंट्स तो पढ़ नहीं सकते, रात के 12 बजे सोने का टाइम होता है, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स मिलेंगे, सब स्टूडेंट्स की पहुंच में वो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप तक चाहे वो वीडियो पहुंचे ना पहुंचे, मेरा तो टाइम फिक्स है 12 बजे का, मैं तो 12 बजे ही रखूँगी, तो वो हो जाता है रिजिड। उसको हम कहते हैं रिजिड कि भाई ये तो दृढ़ है, बिल्कुल ये नहीं हिलेगा अपनी बात से। अगर हम फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इस समय नहीं आ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स के टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम में थोड़ा बहुत तो फेरबदल कर ही सकते हैं। जैसा हमारे लिए जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हों और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम जो है वो मैनेज करें, टाइम को चेंज करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स नहीं वो, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच सके। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल का यही मतलब है कि जो भी डिज़ाइन हो वो बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ पर वैसा का वैसा हो जाए। जैसे अभी एनपीई आया है आपका, एनपीई में क्या था कि अभी तक जो स्ट्रीम सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था कि अगर आपने मैथ्स ले ली तो मैथ्स के साथ आपको मैथ्स के सब्जेक्ट ही लेने होंगे, जैसे साइंस और मैथ्स ही लेने होंगे, बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमनिस्ट ये आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, बिल्कुल रिजिड था। अब जो एनपीई आई है नई, उसमें कहा कि ये चीज़ें, सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होगा कि अगर आप मैथ्स के साथ ह्यूमनिज्म पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ाया जाए, अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट्स के साथ कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाए। यानी कि बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है, जैसा आप चाहें वैसा वहाँ पर अवेलेबल कराया जाए। मिनिमाइज एफर्ट्स, जो आपके फिजिकली जो एफर्ट्स होते हैं, जो मेहनत होती है उसको कम से कम करनी चाहिए। लर्निंग स्पेस, बच्चों के लिए बहुत बेहतर लर्निंग स्पेस क्रिएट कर सके ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आती है बात इम्पोर्टेंस ऑफ आईएसडी, यानी कि आईएसडी का महत्व क्या है। महत्व के लिए अगर ये कहा है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है, इनहेंसिंग एक्सेस टू जनरल एजुकेशन करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटीज़। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, हम पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन में यही पढ़ते आ रहे हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि बाधित, अधिगम बाधित बच्चे, जिनको कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है, समस्या वाले बच्चे हम इनको कहते हैं। तो आईएसडी की इसलिए इम्पोर्टेंस है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आईएसडी की मदद से जो भी नॉर्मल एजुकेशन है, जो जनरल एजुकेशन करिकुलम है, वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन तक भी आसानी से पहुंच जाता है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी फॉर द रियल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स चाहे वो विद डिसेबिलिटी हो या विदाउट डिसेबिलिटी हो, यानी कि चाहे वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो या नॉर्मल चिल्ड्रंस हो, हर एक बच्चे को, हर एक चाइल्ड को क्या है, रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करें। इट सपोर्ट्स अल्टरनेटिव डिलीवरी सिस्टम। ये जो आईएसडी है ये अल्टरनेटिव डिलीवरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि वैकल्पिक वितरण प्रणाली। यानी कि अगर एक मेथड हमने अपनाया, उस मेथड से हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास होता है, हम दूसरा मेथड उसको यूज़ कर लेते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना मेथड यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड है, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। इट सपोर्ट्स इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड अपीलिंग इंस्ट्रक्शन। ये जो आईएसडी होता है ये सपोर्ट करता है, समर्थन करता है किस चीज़ का, प्रभावी, कुशल और आकर्षक निर्देशन का। यानी कि ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, इफिशिएंट हो, कुशल हो और अपीलिंग हो, आकर्षक हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रियल वर्ल्ड की तरफ प्रिपेयर हो। तो ये कुछ खासियत थी जिनकी वजह से जो आईएसडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएसडी का महत्व है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आईएसडी की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें आईएसडी चाहिए, तो आप उनमें भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हम इन चीज़ों के लिए आईएसडी हमें चाहिए। तो ये आईएसडी का टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आईएसडी में ही सब टॉपिक आता है, मॉडल्स ऑफ आईएसडी, मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अभी जो अनुदेशात्मक डिज़ाइन की बात हमने की है, इतनी सारी हमने थ्योरीज पढ़ी है, अब इसके अलग अलग मॉडल होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने मॉडल दिए कि हाँ ये हमारा मॉडल हो सकता है प्रोग्राम को क्रिएट करने का, इस तरह से हम अपना सिस्टम बना सकते हैं, अपने अपने मॉडल दिए। जैसे कुछ मॉडल के नाम आपके सामने ही, ये सारे के सारे मॉडल हैं।
अब क्या करेंगे, हम इन सभी मॉडल्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सामने डेली इस तरह वीडियोस आती रहेंगी और डेली एक एक जो मॉडल है उसको डिटेल में हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यू ईयर तक हमारा टारगेट है कि न्यू ईयर तक अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो न्यू ईयर पर जब कोरोना की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो एक मीटअप ज़रूर रखेंगे हम। और वो मीटअप सिर्फ मीटअप नहीं होगा, उसमें बहुत सारी खासियत भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ों को उसमें लेकर आएंगे। कुछ वर्कशॉप कराने की कोशिश करेंगे मीटअप के साथ साथ ही वर्कशॉप वगैरह कुछ एक अच्छा क्रिएटिवली हम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आएंगे। तो ये हमारा टारगेट है। अगर न्यू ईयर तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो 1 लाख के बाद 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद उसकी सेलिब्रेशन में हम एक मीटअप रखेंगे। मीटअप के साथ आपकी मोटिवेशन सेमिनार वगैरह भी हो सकती है, वर्कशॉप भी हो सकती है, उसके बारे में धीरे धीरे सोचा जा रहा है। और एक बात, ये सब चीज़ें जो मीटअप वगैरह ये तभी ऑर्गेनाइज होगी जब कोरोना का जो ये कंडीशन है, सिचुएशन है, जो पैंडमिक, ये खत्म हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर तक इस ईयर ये आपका कंप्लीट बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा। जैसे ही वैक्सीन का वेट है, एक बार वैक्सीन आ जाती है तो सब नॉर्मल हो ही जाना है। तो उसके बाद हम जो है मीटअप वगैरह का प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे। तो उसके लिए मेरा टारगेट है कि न्यू ईयर तक 1 लाख सब्सक्राइबर। उसके लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को आगे शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।